एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पेट्रोल की मांग को काबू करने के लिए सरकार को रात में पेट्रोल पंप बंद करने का सुझाव मिला है। पेट्रोलियम मंत्री, वित्त मंत्री और पीएमओ ने कहा है कि इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। विपक्ष ने सरकार को मिले सुझाव पर सवाल उठाए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश कोटा परमिट राज की तरफ बढ़ रहा है। क्या ऐसी हालत देश में हो जाएगी कि रात 8 बजे के बाद से पेट्रोल ही न मिले? सरकार का दावा है कि आम लोगों की ओर से सुझाव मिले हैं कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद किए जाएं, ताकि पेट्रोल की मांग को काबू किया जा सके। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री ने ऐसे किसी इरादे को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री और पीएमओ ने भी कहा है कि इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। I am very sorry. We have already made it very clear. This is not our idea. This is the idea which is coming from public and others. We just said these are the ideas. We have not taken any decision. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यूपीए सरकार ऐसा आइडिया लेकर सामने आ रही है जो देश को आगे ले जाने की जगह पुराने जमाने की याद दिला रहा है। अब ये सरकार जो है वो तेल पर पाबंदी, गोल्ड पर नाकाबंदी, महंगाई और मंदी, कांग्रेस और करप्शन की ये है जुगलबंदी। सरकार को ये समझना चाहिए कि दूरदृष्टिता का साथ, ये कोई मैनेजरियल एफिशिएंसी का साथ, परिकल्पना के साथ कदम उठाना चाहिए। सबको लेके राजनैतिक प्रत्याघात नहीं, अर्थनैतिक प्रत्याघात इसी मुहूर्त में करना ज्यादा जरूरी है। सरकार भले ही आम लोगों का नाम ले रही है, लेकिन जिन आम लोगों से हमने ये सवाल पूछा उनको ये सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया है। सुबह जाना है, रात में पेट्रोल खत्म है तो क्या करेंगे? फिर धक्का मारेंगे क्या सुबह? बाई चांस इमरजेंसी में कहीं कोई पेशेंट भी जा रहा हो, उसके लिए तो फिर पॉसिबल नहीं है कुछ। मेरे हिसाब से तो आजकल कस्टमर का जमाना है। इस जमाने में कस्टमर की नीड्स को सप्रेस करना सही नहीं है। जबरदस्ती है क्या? 8 से 11 बजे के बीच में जो बंदे कम्यूट करते हैं उन्हें पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? क्या वो नाइट में आके लेंगे? टोटली बिजार रेस्क्यू, जिससे कुछ फायदा नहीं होना है। हमें पता है 8 बजे पेट्रोल पंप बंद होना है, हम दिन में पेट्रोल भरा लेंगे, कहीं और अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। लोगों का मूवमेंट भी स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि लोग अगर कोई इमरजेंसी से बाहर निकालते हैं, अगर उसका पास पेट्रोल नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? नाइट ड्यूटी में होते हैं आदमी, सबके लिए परेशानी है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। पेट्रोल बैन करने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो आई थिंक ये तो स्टुपिडिटी है। पेट्रोलियम मंत्रालय 16 सितंबर से 6 सप्ताह का एक ईंधन बचाओ अभियान शुरू करने वाला है और इसी के लिए आए सुझावों में से ये भी एक सुझाव है। इस अभियान से सरकार की 3% पेट्रोल के बचत की योजना है, जिससे 16,000 करोड़ का फायदा होगा। Measures or the conservation mission will have to be launched. We will be launching it on 16th of this month, and while we launch it, we will announce that package immediately. We are not spelling out details. Right. So but only question is that the country needs that petroleum consumption will have to be conserved, and we need to adopt some austerity. डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है। कच्चे तेल का दाम भी बढ़ रहा है। सीरिया पर हमले के खतरे की वजह से माहौल और भी खराब है। आने वाले दिनों में तेल के संकट का खतरा हो सकता है, इसलिए सरकार तेल की खपत कम करना चाह रही है। खुद प्रधानमंत्री भी देश के लोगों को पेट्रोल डीजल किफायत से इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं। और यही है बड़ा सवाल। इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस कि क्या देश कोटा परमिट राज की तरफ बढ़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र तनेजा, जो पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इसके अलावा बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे सलमान सोज साहब। हमारे साथ सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले लेकिन सलमान सोज साहब, आपसे मेरा सवाल कि जिस तरह की ये बात कही जा रही थी, जो कहा जा रहा है कि पब्लिक की तरफ से ये सुझाव मिला है सरकार को, क्या कोटा परमिट राज की तरफ अब सरकार आगे बढ़ेगी? क्या अब ये नौबत आएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया, उनसे कहा गया कैपिटल कंट्रोल्स की बात कही थी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी कही थी कि भाई आप कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं क्या? तो प्राइम मिनिस्टर ने सीधे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आर्किटेक्ट हैं। जो टीम इस वक्त है, इन्होंने हिंदुस्तान को कहां से अभी तक कहां तक लाया,
जी। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये वो रोल बैक की तरफ जा रहे हैं। ये जो एक सजेशन है, अगर कोई देखिए पब्लिक में से बड़ी सजेशंस आती हैं। मैंने परसों एक टीवी शो पे था मैं, तो सजेशन थी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पर क्यों ना कारपूलिंग हो, यानी कि जैसे बाकी मुल्कों में भी होती है कारपूलिंग होती है। लोकपाल के मुद्दे पर भी बड़ी बड़ी सजेशंस आई थी। अब अगर लोग वो तो मानी नहीं दी आपने। क्या लोगों की राय आप मान रहे हैं? बोलूंगा तो मैं इंटरप्ट करने के बगैर मेरी नहीं, सुनिए बात। लोग अगर कभी कोई सजेशन देते हैं, काफी लोग देते हैं, तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके दिल में ये है कि किसी तरह से हम अगर अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि लोग पूरी सजेशन देते। फिर आखिरकार सरकार को देखना है कि कौन सी सजेशन है जो वैलिड है, जिससे हम आगे बढ़ सकते ठीक है। हैं। तो अगर आप एक ही चीज के पीछे पड़ेंगे, जैसा मैं देखता हूं कि हर दिन टीवी शोज पे होता है कि एक चीज को पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आपके मुताबिक चीजें करनी चाहिए। आप बस एक आपके मुताबिक ये लोगों की तरफ से राय आई थी, सरकार इस पर गौर करेगी और कोई ऐसी बात नहीं कि कोटा परमिट राज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, क्या वाकई ये लोगों की तरफ से राय आई थी या ये गंभीर एक सुझाव था जिस पर कि गौर किया जा रहा था पेट्रोलियम मंत्रालय पर? देखिए, लोगों की तरफ से बहुत सारी राय आती होंगी, किस चैनल से आई, कहां से आई, किसने दी, वो एक ऐसा विषय है। लेकिन जब देश के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर किसी बात को कहते हैं तो वो बात किससे सुझाव किसने दिया, कहां से आया, वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाता है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भारत सरकार के, उन्होंने ये बात कही और पूरी गंभीरता के साथ कही। प्रश्न ये उठता है कि ये बात क्यों कही गई। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बात उन्होंने बिना सरकार के जो अन्य विंग्स हैं उनको सलाह लिए कर दी, या कहीं ना कहीं, जो मेरा अपना अनुमान है कि कहीं ना कहीं एक दहशत आ चुकी है, कहीं ना कहीं एक अंदर पैनिक आ चुका है और ये उसका एक मैनिफेस्टेशन था कि भाई हालात ये हो सकता है कि हमको पेट्रोल और नेचुरल गैस के लिए रात का कर्फ्यू लगाना पड़े, 8 बजे से सुबह 8 बजे का मतलब कर्फ्यू। और दूसरी, अब उसका मतलब यह है कि वो बात दूसरी है कि इन्होंने, जब मंत्री ने ये बात कही तो पूरे देश के अंदर इससे पैनिक हो गया। पैनिक से क्या हुआ कि मुझे लगता है उन्होंने अपना जो वक्तव्य है, ये भी उनका विचार, उसको वापस लिया। लेकिन जब मंत्री एक बात, विचार कहीं से आए, जब मंत्री एक बात कह देता है तो वो सरकार की बात होती है। जी, और वो गंभीर बात है। तो क्या यही हालात हैं? क्या जो ये बयान दिया गया ये वाकई इस तरह के हालात होने वाले हैं, इस तरह के हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं? सिद्धार्थनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं? सलमान सोज साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या हालात इसी तरह के हैं कि इस तरह की राशनिंग की जाए, इस तरह से पाबंदी लगाई जाए? देखिए, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि सरकार इसमें पैनिक में है और इसके अंदर देखिए, जब इस तरह की कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, पैनिक होता है अर्थशास्त्र में, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं 3D। पहला डी होता है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन हो रहा था तो उसको डिफ्लेट करो, जिससे आपकी जो इकोनॉमी है उसको कमजोर करो, उसको श्रिंक करो। दूसरा कदम आता है जो आपकी रुपया है, डिवैल्यूएशन। सेकंड डी इज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, वो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से डॉलर के सामने रुपया गिरता जा रहा है। और तीसरा होता है डिफॉल्ट की तरफ जाने लगती है सरकार। अब ये जो पैनिक बटन है, यहां पे हम लोग को देखना है कि कहां कहां इन लोगों ने डिफॉल्ट करा है। खबर आ रही है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है, जिसको रिफंड करना है, वहां पे सरकार डिले कर रही है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लोगों को वापस देना है पैसा, वो दे नहीं पा रही है सरकार। तो ये पैनिक बटन डिफॉल्ट की तरफ जाता हुआ दिखा रहा है। सिचुएशन गंभीर है, मगर सरकार को अंदर गिरबान में झांकना पड़ेगा कि इसका सलूशन क्या है। आपके पास फरवरी में एक सलूशन आया था कि आप ईरान से रुपया में आप तेल खरीद लीजिए, लेकिन ये सरकार ने उस पर भी निर्णय नहीं किया। सरकार जो है हर चीज को पॉलिसी पैरालिसिस के थ्रू इसको डिले करना शुरू कर दिया है। और ये आज एक देश की स्थिति है जहां पे ये पैनिक के अलावा देश को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। पैनिक के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। देखिए, मैं इन सब पर जवाब, जी इन सब पर जवाब लेंगे सलमान सोज साहब से। जी, हमारे साथ सलीम साहब भी मौजूद हैं। और चीज बोलना चाहता हूं, एक चीज और बोलना चाहता हूं। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि सरकार का पैनिक बटन यही नहीं दिख रहा है। आपने गोल्ड पे देखा, ड्यूटी बढ़ा दो, गोल्ड प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गोल्ड आप खरीदना बंद कर दो, एपेटाइट अपनी कम कर दो। मतलब इस प्रकार की चीज है। कल को कहीं सरकार आम आदमी की आवाज सुनती है तो सबसे बड़े एक और चीज है, एक और बड़ी चीज है, ये क्यों नहीं इनके मंत्री, क्यों नहीं प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, जितने एमपी एमएलए हैं कांग्रेस के, वो गाड़ी पे चढ़ना बंद कर दें, वो बसों पे चढ़े। शायद इससे एक माहौल अच्छा होएगा और सिग्नल होएगा कि ये सीरियस है।
ठीक है, चलिए ठीक है, फिर तो सभी लोग ऐसा कर सकते हैं, सभी सांसद ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं। खैर सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है तो उनको पहले करना चाहिए, इस पर राय लेंगे। लेकिन क्योंकि पैनिक बटन इनका है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ना, ये इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको सुचारू रूप से चलाएं। जब ये नहीं चला पा रहे हैं और इस तरह के लोगों को राय दे रहे हैं, इस तरह की सजेशंस आ रहे हैं, तो क्या ये खुद ही करेंगे? ये टिप्पणी है सलमान सोज साहब, क्या ये आपको नहीं करना चाहिए? फिर जो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि पैनिक बटन आप दबा रहे हैं, आपकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो आप लोग ही गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए खर्चे। देखिए सिद्धार्थ साहब जो कहते हैं, मुझे लगता है कि एक हिसाब से बीजेपी का ये है रुख कि किसी तरह से भी इस इलेक्शन साल में कुछ भी हो जाए कि ये इकॉनमी किसी तरह से इसको हम थोड़ा नीचे देखें, तो ताकि इनके इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाए। मुझे लगता है ऐसे बात होती है इनकी। मैंने सिर्फ सिद्धार्थ साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके जब भी मैं बहुत शोज में जाता हूं, बीजेपी का ऐसा ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉकिंग थिंग्स डाउन, टॉकिंग द इकोनॉमी डाउन। लेकिन सलमान सोज साहब, अगर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अपना खर्चा कम करिए, तो सरकार को भी तो अपना खर्चा कम करना चाहिए ना। सरकार अपना खर्चा क्यों नहीं कम कर रही है? लोगों को आप कह रहे हैं, उनको राय दे रहे हैं कि आप खर्चा कम करें। मोहम्मद सलीम साहब, जो ये बयान दिया गया और फिर हालांकि बाद में कहा जा रहा है कि लोगों की तरफ से आया सुझाव था, लेकिन क्या दर्शाता है ये? क्या हालत है सरकार की और क्या हालत है देश की अर्थव्यवस्था की? देश की अर्थव्यवस्था जब एक गंभीर संकट में है, उस समय सरकार इसको कितने गंभीरता से ले रही है वो इससे पता चल रहा है। बयानबाजी दरकिनारे करो आप, लेकिन गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। एक सोची समझी आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से। ऐसे संकट में पूरे देश को एक साथ करने की कोशिश करनी पड़ती है, उसके बजाय वो और भी राजनीतिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग से मंत्री अलग सा बयान देते, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा रहा है। और खास करके मैं समझता हूं अगर सरकार ये समझे कि नियंत्रण करना चाहिए व्यवहार का, तो वो भी चर्चा का विषय होना चाहिए। संसद का अधिवेशन चल रहा है, संसद में सरकार प्रस्ताव ले आ सकती थी, उसके बजाय इस तरह का एक अलग सा बयान दे देना ये बहुत ही घातक हो सकता है। और मेरे लिए मैं ये समझता हूं कि जब हम तेल शुरू से ही हमारे ऊर्जा के बारे में हम विदेश के ऊपर निर्भरशील हैं। इंदिरा गांधी 70 के दशक में ये कहती कि हम आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर दरकिनारे हम और ज्यादा पश्चिम निर्भर हो रहे हैं। जब हमारे पुराने मित्र देश ईरान जैसे देश, जहां से हमें तेल और गैस का सप्लाई मिल सकता था सही ढंग से, और गैस पाइप होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। सरकार अमेरिका के दबाव में, लेकिन ईरान इंडिया पाइपलाइन में लेकिन जो आप बड़ी बात सरकार को लेकर कह रहे हैं वो ये कि सरकार को जो और कदम उठाने चाहिए थे, सबको साथ लाना चाहिए इस तरह के गंभीर संकट के समय में, वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ शंकर भी मौजूद है। शंकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या, क्योंकि सरकार की तरफ से एक आ गया, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सोना कम खरीदें, पेट्रोल की कम खपत करें, तो क्या मिडिल क्लास भी या लोग जो है वो तैयार नहीं है अपनी तरफ से कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, अपनी तरफ से कुछ कम करने के लिए अपने खर्चे? लोग तो वही करेंगे ना जो लोक प्रतिनिधि दर्शाते हैं, जो उदाहरण देते हैं। सरकार इतनी हिदायत दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, लेकिन सरकार के खर्चे पे कोई रोक टोक नहीं है। अब कहा जा रहा है कि आप सोना मत खरीदो, अब कहा जा रहा है कि हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। एक जमाना था, लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने हर कोई जो भारतीय है उनको कहा था कि आप एक दिन उपवास करो क्योंकि देश में अनाज की कमी है, लेकिन उनकी हैसियत थी वो कहने की। इस सरकार में हैसियत भी नहीं है और सोच का पतन हो गया है, इसलिए इस तरह के ऊटपटांग सजेशंस आते हैं। अगर सरकार को कंजम्पशन कम करना है तेल का, जैसे प्रधानमंत्री हिदायत दे रहे थे, तो पहले अपने आप शुरू करें। जितने मंत्री हैं उनके साथ 10-10 गाड़ियां घूमती हैं। जी हाँ। जितने स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं 10-10 गाड़ियां उनकी घूमती हैं। इस पर रोक लगाएं, बैन लगाएं। पार्लियामेंट में तो हर रोज एडजर्नमेंट होता है, तो कार पूलिंग हो सकती है कि सब साथ में जाएं और आए। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग होती है, बिल्कुल, जो तो सबसे पहले तो सरकार से शुरुआत हो सकती है। जब सब अपनी टिकट सरेंडर कर दें। संरक्षण रेल मंत्री, नहीं पहली बात, दूसरी बात सुनो जी, रेल मंत्री जो है वो रेल से ट्रैवल करें। जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो रोड से कम रेल और रोड का तो सुधार हो जाएगा। ठीक है,
सलमान सोज साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? सरकार को क्या अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए इन तमाम पहल करने की? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है जिसको कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, जरूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आप देखें कुछ स्टेटमेंट्स पिछले जो प्राइम मिनिस्टर के थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उनके एक्सपेंडिचर्स में देखिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, सारे स्टेट गवर्नमेंट सबको मिलके एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत स्कोप है एक्सपेंडिचर्स को लिमिट करने के लिए। लेकिन तो ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते, और लेकिन उसको किया नहीं जा रहा ना। प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन दी है, लेकिन वो डायरेक्शन जो उन्होंने दी है उस डायरेक्शन पर आगे नहीं बढ़े ना, वो हुआ नहीं है। जी हाँ, वो हुआ नहीं है, उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके किस तरह की राय दी जाए कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। मुझे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कहा गया, ये कहीं ना कहीं इस पर विचार तो किया ही जा रहा है ना, तभी ये बात कहीं निकलकर सामने आई है, वो भी पेट्रोलियम मंत्री ने कही। तो ये जो नौबत आ रही है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, वो कोई और ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? ठोस कदम इनके पास हो तो ये उठाएं, या ठोस कदम उठाने के लिए भी एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, वो सबका अभाव दिखता है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तानियों के खून में तो वैसे ही बचत होती है, खून में ही बचत होती है, और नेताओं के खून में खर्चा होता है, विलासिता होती है, तामझाम होता है। और यही वजह है कि हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब नेता शुरू करें या जनता शुरू करे, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि हमेशा से ही ऐसा क्यों नहीं होता रहा है। कुल मिलाकर यही देश है जहां पर पता लगता है कि योजना आयोग में एक शौचालय बन रहा है जिसकी कीमत 35 लाख है। यही देश है जहां पता लगता है कि कोई सूचना के अधिकार के तहत चीज़ें निकालता है, पता लगता है कि जो पूर्व राष्ट्रपति थी 300-400 करोड़ रुपए हवाई यात्राओं में खर्च हो गया था और पूरा कुनबा साथ जाया करता था। यही देश है जहां पता लगता है कि चाय पानी का जो खर्चा होता है, पार्टियों में जो ऑफिस की मीटिंगें होती हैं उनका खर्चा लाखों में है, लाखों करोड़ों के टेलीफोन के बिल नेताओं का बकाया है। तो ये सब उस देश में हो रहा है, तो फिर ऐसे देश में हम नेताओं से अब क्या उम्मीद करें? वो हमें तो सबक दे सकते हैं कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाने चाहिए और जनता को ये करना चाहिए, लेकिन उसका अल्टरनेट एक सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी इन राजनीतिक व्यवस्था को प्रोवाइड कराना चाहिए था, वो भी नहीं कराया गया। जी सिद्धार्थ नाथ जी, जब ये बात हो रही है कि जनता को अपनी तरफ से कुछ पहल करनी चाहिए, अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि आप सोना कम खरीदें, उस पर खर्चा कम करें, या पेट्रोल डीजल आप खर्च करते वक्त कुछ एहतियात बरतें, ये सुझाव जो दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये एक अहम सुझाव है? इस पर लोगों को आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए, लोगों को भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, क्या ये होगा? देखिए, इनके जो सुझाव है कोई विश्वसनीय नहीं है। कौन इनको मानेगा? कौन सी जनता इनको मानेगी? जब अभी शंकर जी ने कहा था, शास्त्री जी का उदाहरण दिया था, मैं इतना ही बता सकता हूं कि 1 हफ्ते पूरे घर पे उन्होंने अन्न नहीं बनने दिया था, क्योंकि मैं तो 2 साल का था, मदर उधर बताती है कि हम लोगों को भी खाने नहीं दिया था। उसके 1 हफ्ते बाद उन्होंने अनाउंस किया था। पब्लिक जब विश्वास करती है, ये जो कह रहे हैं, अभी 500 करोड़ का भारत निर्माण के एड्स चल रहे हैं हर चुनाव के पहले। आप देखिए 2009 का चुनाव था, उस समय 2.5% था जीडीपी का, 2007-2008, मगर ये ले आए उसको 6% में, क्योंकि इन्होंने फिर रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी, कभी मनरेगा के नाम, कभी लोन वेवर के नाम, उसमें भी घोटाला। आज फिर चुनाव आ रहा है, कहीं इनको बचत करनी है तो क्या आवश्यकता थी फूड बिल के लाने की? वो सुचारू रूप से तो चल ही रहा था, चाहे वो मिड डे का भी तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? जो हमारे समय से चला आ रहा था। मनरेगा का आपने विरोध क्यों नहीं किया? फूड बिल का आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हम लोग ने? आप ये बताइए, मनरेगा का हम लोग ने संसद के अंदर अमेंडमेंट्स मांगे थे, महीनों ने नहीं किए। आज फूड बिल के अंदर भी हम लोग ने लोकसभा में अमेंडमेंट मांगे, आज भी आप तो और ज्यादा रियायतें मांग रहे थे। की आवश्यकता क्या थी? वहां तो ये होड़ मची हुई थी कि कौन पॉलिटिकल पार्टी किसानों के लिए और आम आदमी के लिए और कितना ज्यादा मांग सकती है। ऐसा नहीं है। आपके पास स्टूडियो, आप ऊंचा बोल लेंगे, थोड़ा सा हमारी भी सुनने की कोशिश कर लीजिए। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं जो नेताओं को बहस के टाइम मैंने सुना है। आपने चुनावी साल में सुनिए, आप या तो पूरी इसकी जानकारी, हमने अमेंडमेंट्स लिए, उनमें से कौन सा अमेंडमेंट उन्होंने उठाया या उसको पेश करा? ठीक है, लेकिन लोकसभा में, लेकिन सिद्धार्थ जी, आज हम लोग ने फिर उसको राज्यसभा में लिया है, मगर उसमें नहीं ले रहे। हमारे पास एक सेकंड रुके, हमारे पास ट्रांसपेरेंट मॉडल है छत्तीसगढ़ का, हम कहते हैं उसके ऊपर आप बहस करिए, सीएम्स की मीटिंग बुलाइए, फिर फूड बिल लाइए। लेकिन सरकार किसकी सुन रही है? लेकिन एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि खर्चे कम करने चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं और देना चाहिए। चलिए, जो आप बड़ी बात रख रहे हैं सामने, उस पर सलमान सोज साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सलमान सोज साहब जो कह रहे हैं, एक देना चाहिए, हर चीज समय पे होती है। जो आप बड़ी बात कर रहे हैं वो ये कि गलत है, ये टाइमिंग गलत है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए अभी इसको रोकना चाहिए।
उसी पर सवाल ले रही हूं मैं सलमान सोह साहब से। सलमान सोह साहब, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ नाथ जी को, उनका ये कहना है कि ये समय पे जब सरकार को बचत करनी चाहिए थी तब आप खर्चे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनावी साल है। आवाज ठीक तरह से सुन नहीं, अभी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं, इसमें काफी कुछ स्टैटिक्स है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोले, क्योंकि अभी तक जो पहले बोल रहे थे मैं जानता नहीं कौन थे, मैं उनकी कुछ समझ नहीं पाया वो क्या मैं बताती हूँ आपको। सिद्धार्थ नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि, बीजेपी की तरफ से यहाँ हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को चुनावी साल में, क्योंकि चुनावी साल है इस वजह से आप अपने खर्चों को कम करने की नहीं बल्कि उन्हें बढ़ाने की सोच रहे हैं। आपको फूड बिल नहीं लाना चाहिए था अगर आपको खर्चे कम करने थे, आपको इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे जिसमें कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और उसमें और घात ना लगाते आप। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो बीजेपी के ये हैं पैनलिस्ट, वो कहते हैं कि आपने फूड बिल क्यों लाया अगर आपको ये खर्चे कम करने, यही कह रही हैं आप? जी। अच्छा, देखिए ये बहुत अजीब बात है कि और जो घर पे लोग बैठे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक साइड से हम कहते हैं कंट्री फर्स्ट, हमारा मुल्क पहले, यानी कि हमको सब मिलजुल के कुछ करना है इस मुल्क के लिए। दूसरे साइड से कैसी हिपोक्रेसी होती है। अगर बीजेपी को फूड बिल से इतनी प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट में ये क्यों सपोर्ट करते हैं इस बिल को, ये उसके वोट खिलाफ दे। ये पहला बात मैं इनको कहना चाहता हूं, इनसे हर कोई सवाल पूछना चाहिए बीजेपी वालों से। आप एक जगह तो अंदर पार्लियामेंट के सपोर्ट करते हैं, फिर टीवी स्टूडियो में आते हैं तो बहुत इसके खिलाफ बोलते हैं। ये जो दो राह की सियासत है ये लोगों को अच्छी तरह पता है, ये ठीक आगे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तानियों के लिए ठीक नहीं है। और बीजेपी को भी सिन्हा जी का भाषण सुन लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। मुझे देखिए अभी तक तो मैं टीवी पे आ नहीं पाया क्योंकि यहां पर काफी शोर था। अब आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे तो क्या फायदा है? जी, अब जवाब नहीं कीजिए आप। सलमान सोह साहब, अब जवाब तो दें। आप बोलने के पहले उनके भाषण देख लीजिए। वोट तो पक्ष में दिया है। अब भाषण में उनका, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन चले ठीक है, हम फूड बिल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के खर्चे कैसे वो कम कर सकती है या वो उसको पहल करनी चाहिए या नहीं उस पर बात कर रहे हैं। देखिए पहली बात ये है कि सरकार के खर्चे जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी स्टेट्स की, इनमें मेरे ख्याल में काफी जगह इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं या रिडक्शन हो सकती है। लेकिन आप जब एक चीज को पकड़ते हैं आपको टोटलिटी में देखना है कि क्या हो रहा है जी। जब आपके देखिए पहले आप देखिए रुपए का जैसे गिरना है, इससे क्या होगा? घर पे जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए क्या होगा। इससे यह है कि आपका ट्रेड बैलेंस जो इस वक्त आपने देखा होगा जुलाई में और जून में, आपने वो देखा होगा नैरो हो गया। क्यों नहीं? सलमान सोह साहब, आप ये कह रहे हैं कि खर्चे कम किए जा सकते हैं, वो विकल्प है, लेकिन वो हम देखेंगे, वो हम करेंगे, वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोल पंप हम अभी फैसला ले सकते हैं कि वो हम 8 बजे से बंद कर दें, तो वो लोग पहले कर दें, हम अभी सोचेंगे, हम अभी गौर करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? नरेंद्र तनेजा जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। नरेंद्र तनेजा जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। हमको ये समझना, जो आज हमारा चर्चा का मेन विषय है, ये होगा कि मंत्री की तरफ से इस तरह का वक्तव्य आना और उसके पीछे की बात हमको समझनी पड़ेगी। हम 80% तेल विदेश से मंगाते हैं, 26% गैस विदेश से मंगाते हैं, भारी मात्रा में कोयला, और इन सब और कम तेल आएगा, और इन सब, और सरकार ने ये फैसला किया है कि $25 बिलियन का तेल जो है हम कम आयात करेंगे। हमारे यहाँ जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है दुनिया में सबसे लोवेस्ट में हम गिने जाते हैं। जहां 4 रोटी मिलनी चाहिए थी ऊर्जा की, वहां 1 रोटी लोग पहले से ही खा रहे हैं। 40 करोड़ लोगों के पास तो बल्ब भी नहीं चलता उनके घर में, तो बचत की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हम उसमें बहस कर को बहुत हमारे, और दूसरी बात यह कि अगर आप $25 बिलियन और कम कर देंगे, एनर्जी की जो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग पहले ही माइनस में जा चुका है, तो क्या आप देश का जो जीडीपी है उसको 2% की तरफ ले जाना चाहते हैं? जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह का पैनिक है, ये साफ दिख रहा है कि आप प्रयास कर रहे होंगे लेकिन उसके बावजूद स्थिति आपके धीरे धीरे काबू के बाहर होती जा रही है। आप नाइट कर्फ्यू लगाएं या ना लगाएं पेट्रोल पंप पे, लेकिन जो 3 महीने के अंदर हालात वो पैदा हो जाएंगे कि शायद आपके पास पैसे ना हो कि विदेश से तेल ला सके, तो कर्फ्यू तो फिर अपने आप लग जाएगा। सलीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अब कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम कदम उठाएंगे, हम संरक्षण करेंगे ताकि तेल कम खर्च किया जाए, लोगों को भी ये राय दी जा रही है, तेल कोई नहीं और भी बाकी मामलों में कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से एहतियात बरतें, खर्चे को कम करें। लेकिन क्या ये हुआ किस वजह से? सरकार की गलत नीतियों की वजह से या सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं जो उसे उठाने चाहिए थे? बिल्कुल सरकार की गलत नीति की वजह से। और नेतृत्व का मतलब है, लीडर का मतलब है वो सामने से लीड करते हैं,
वो थोड़ा भविष्य को देखते हैं, निकट भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो सरकार को अगर आप यूपीए 2 को देखें, जिस रोज सरकार आई थी उसके बाद घोषणा किया गया था कि ऑस्टेरिटी मेजर होगा। और जो कैटल क्लास वाला मालूम है आपको, कैटल क्लास वाला मामला कि जे क्लास में नहीं जाएंगे, एंटूरेज लेके 10-15 गाड़ी का कन्वे लेके नहीं जाएंगे। तो सरकार को अभी रिव्यू करना चाहिए कि जो खुद वो निर्णय लिए थे खर्च कमाने का, सरकार की जो फजूल खर्ची है उसको बंद करने का, हर एक डिपार्टमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के संस्थाओं के जो फजूल खर्ची है उसे बंद करना था, वो कहाँ तक किए। अपने को पहले वो कोई धर्म को निभाना पड़ता है, फिर दूसरे को वो प्रीच करना पड़ता ठीक है। तो सरकार आज जो कह रही है, तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, अब आप जनता को बोल रहे हैं बोलने से पहले तो आपको वो कर दिखाना पड़ेगा अपना कि हमने ये कर दिखाए हैं। सलमान सोज साहब, दूसरी बात ये जो है कि जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट सलीम साहब का कहना है कि आपकी गलत नीतियों की वजह से आज देश यहाँ पर खड़ा है। जो कहा गया था, आपकी सरकार ने खुद ही कहा था कि ऑस्टेरिटी के कदम उठाएंगे, वो क्या उठाए हैं वाकई? देखिए, अभी भी बहुत शोर है, लेकिन मुझे लगता है आपका जो आपका सवाल जो था मुझे थोड़ा समझ आया कि ये कहते हैं हमारे सीपीआईएम के कॉलीग कि ये भाई सरकार ने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से ये खराबियां सब कुछ हैं। देखिए, पहली बात, मुश्किलात बहुत हैं, हिंदुस्तान के सामने मुश्किलात बहुत हैं। तो अगर हिंदुस्तान के लोगों को हमारी तू मैं सुननी होती तो शायद वो कुछ और देखते। हमारे लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हों, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूपीए सरकार ने कैसा किया है, रिकॉर्ड कैसा है, तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए फिर एनडीए टाइम और यूपीए टाइम में। नहीं सलमान सोज साहब, जीडीपी ग्रोथ, आज बात ये हो रही है कि इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये जो आज नौबत आई है उसके पीछे क्या वजह है? क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? क्या आपकी सरकार जिम्मेदार है? नहीं, हाँ, पहले बात सुनिए, हमारी सरकार इस वक्त है, हम रिस्पॉन्सिबल इस तरह, हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस तरह से है कि हमारा अच्छा काम कितना हुआ और अगर कुछ गलतियां हैं तो आप देख सकती हैं खुद ही। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जो घर पे लोग बैठे उनको नहीं भूलना चाहिए कि चाहे बीजेपी के लोग हों या कोई भी लोग हो, वो कहें कि भाई ये सारा सरकार का है और ये इन्होंने गलत किया, ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त दुनिया में 2008 से अभी तक बहुत मुश्किलात चल रही हैं हर जगह। अमेरिका को लीजिए, यूरोप को लीजिए, चाइना को लीजिए, हर जगह। हिंदुस्तान इसी दुनिया में रहता है बाकी मुल्कों के साथ। ये कैसे हो सकता है कि हर जगह प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं? में भेजे हुए डॉलर को आप डॉलर का कीमत, लेकिन उससे निपटने के लिए तो आपको कदम उठाने चाहिए थे ना। सलमान सोज साहब, शंकर आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान सोज साहब वही बात कह रहे हैं जो उनकी सरकार की तरफ से, उनके सभी प्रतिनिधियों की तरफ से कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है, उसका असर है देश पर, हमने सब जरूरी कदम उठाए हैं। क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से? शंकर, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने ये नहीं कहा। मेरा सवाल है, मान भी लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है जी, क्या है? कुछ आवाज नहीं आती जी, बोले शंकर। 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण ये सब हुआ है, क्या उन सभी देशों पे 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप पे कर्फ्यू की बात हो रही है? क्या उन सभी देशों का चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट 5% के करीब है? दूसरी बात यह है कि ये सरकार ने जब अच्छे टाइम थी, अच्छा ग्रोथ था, तभी जो कदम उठाने थे तब वो उठाए नहीं। न्यूक्लियर डील पर अपनी सरकार को दांव पे लगाने वाली सरकार ईरान पाइपलाइन क्यों नहीं बना सकी, क्यों नहीं कर सकी, क्यों इंपोर्ट डिपेंडेंस कम नहीं कर सकी? इनको कबीर के कुछ दोहे पढ़ने पड़ेंगे कि ये सब सोच विचार जो अभी संकट में कर रहे थे। कबीर ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जी सलमान सोज साहब, जो सुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करते दुख काहे को हो। अगर आप समराइज करते इन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैंने पूरी तरह से सुना नहीं। सलमान साहब, शंकर का यह कहना है कि अच्छे समय पर आपने काम नहीं किया, जरूरी कदम नहीं उठाए, वरना ये नौबत ना आती, वरना ये दिक्कत ना होती। हाँ, ये जरा मुझे जवाब दें इस बात का। ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप 2013 में हमसे बात कर रहे हैं ना। आप इनसे पूछिए कि जो 2008 की जो क्राइसिस थी दुनिया में शुरू, या अमेरिका और यूरोप में जो शुरू हुई, वो जो दुनिया की इस वक्त अगर देखें 1929 से लेकर सबसे खतरनाक क्राइसिस 2008 की थी, जिसकी वजह से अभी यूरोप अभी इस साल रिसेशन में से निकल रहा है।
आप इनसे कहिए जो हमने फिस्कल स्टिमुलस दिया, जो हमने मॉनेटरी स्टिमुलस दिया उस टाइम, आप ये अब लोग कहेंगे इन्होंने ज्यादा ही कुछ दे दिया। अब इनसे कहिए कि हाइंडसाइट इज 2020। इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उस वक्त दुनिया में पैनिक था, पैनिक। मैं अमेरिका में था, मैं वर्ल्ड बैंक में था, उस वक्त पैनिक था, फाइनेंस मिनिस्टर्स डरे हुए थे हर जगह के। तो हमने उस वक्त कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से सलमान सोज साहब बड़ी रही। चलिए अगर आपसे जानना चाहिए कि क्या अभी हमारी सरकार डरी हुई है जो हालत है उसकी वजह से? क्या कह रहे हैं आप? क्या अभी हमारी सरकार डरी हुई है जो हालत है उसकी वजह से, आर्थिक हालत है देश की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं उससे आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेड बैलेंस देखेंगे, ये करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे, जो जुलाई और जून और जुलाई में पहले आप नैरोइंग देखेंगे उस गैप का, ठीक है जी, और उसका आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे समझ आ जाएगा क्या होगा। ये डरी नहीं है तो डरा क्यों रही है? थोड़ी इकोनॉमी ठीक हो जाती है। जी हाँ, इतना ही समय सिद्धार्थनाथ जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।